मेरे पिता की कमी। कोई दिन ऐसा नहीं है जब उनकी कमी नहीं खलती, पर हाजीपुर का प्रत्याशी कभी चिराग पासवान होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। बचपन से जब राजनीति का र भी नहीं आता था, तो आप वो नारे आपके कान में गूंजते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। राइट। ऐसे में जब उनके नाम की जगह मैं अपने नाम को सुनता हूँ, एक उस ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और यकीनन उस बात की थोड़ी-सी टीस रहती है। जो हनुमान के लिए जो मुझे तंज कसे हाँ, जाते कैसे थे, जाते हैं? मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं उसका उत्तर दिया? उसको वैलिडेट किया हाँ। कि अगर ये इतनी भावना मेरे प्रति रखता है, तो क्यों रखता है? क्यों? क्योंकि मैं भी उसके प्रति उतनी भावना। उस दिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हाँ, प्रोटोकॉल तोड़ मन दिया। से इस बात तक को कह देना कि मैं आमतौर पर ये सारी बातें कहता नहीं हूँ, पर आज मैं कह रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे नहीं पता था कि वो पहले दिन से लोकसभा में मुझे नोटिस कर रहे हैं। ये मुझे भी उसी दिन पता चला। उस मन से कि मेरा पार्लियामेंट जाना और मेरा पहले ही सेशन में 100% मेरी अटेंडेंस थी। आप हाँ। लोकसभा का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे 100% मेरी अटेंडेंस थी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी ने नोटिस की। मतलब ये क्या है? मुंगेर में भूमिहार को गाली दे रहे हैं, वैशाली में भूमिहार को टिकट दे रहे हैं। तो कितना बँटवारे का राजनीति को आप देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं उसके बारे में सर? भाई देखिए, मेरे प्रदेश की ना सबसे बड़ी विडंबना ही ये रही है कि एक लंबे दौर तक यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ के नेताओं ने सिर बाँटने की राजनीति को साधने का काम किया है। आप बिहार में आप चले जाइए, आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, भूमिहार मिल जाएगा, राजपूत मिल जाएगा, आपको दलित मिल जाएगा, आपको महादलित मिल जाएगा, आपको पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, लव, कुश, कोरी, कुर्मी सब मिल जाएँगे, पर बिहारी नहीं मिलेगा। नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से चिराग सर के साथ मुलाकात हो रही है और ये सर सबसे पहले हाजीपुर से एक इमोशनल मोमेंट तो था आपके लिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको कहा कि मैं आपके साथ वो लग्ज़री ले सकता हूँ तूतड़ हक का। एंड मैंने देखा उसके बाद आप किस तरह से भावुक भी हो गए। 2 भावुक के कारण हो सकते हैं, एक तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता तुल्य हूँ, तो एक वो मोमेंट और प्लस जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पहली बार हाजीपुर में रामविलास जी के बगैर हो रहा है। हाउ इमोशनल इट इज़ एक्चुअली? भाई स्वाभाविक है, सबसे पहले तो मेरे पिता की कमी। कोई दिन ऐसा नहीं है जब उनकी कमी नहीं खलती, पर ये कुछ ऐसे मंच हैं या ये कुछ ऐसा समय है, जहाँ हद से ज़्यादा उनकी याद आती है। हाजीपुर का प्रत्याशी कभी चिराग पासवान होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। बचपन से जब राजनीति का र भी नहीं आता था, तो आप वो नारे आपके कान में गूंजते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। राइट। ऐसे में जब उनके नाम की जगह मैं अपने नाम को सुनता हूँ, एक उस ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और यकीनन उस बात की थोड़ी-सी टीस रहती है कि ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी जगह पर मैं जाकर कभी चुनाव लड़ूँगा, उनकी गैर मौजूदगी में, उनके नहीं रहते हुए। तो ऐसे में यकीनन उनका मार्गदर्शन, उनका उनका मेरा हाथ पकड़े रहना, जब भी वो नर्वस होते थे तो मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ते थे। अच्छा। नर्वस वो होते थे, बट वो एहसास ये दिलाते थे कि तुम नर्वस मत होना। हाँ। हमेशा कस के मेरा हाथ पकड़ कर वो विजुअल्स देखिएगा आर्काइव्स में से निकाल कर, हुँ। जमुई में जब भी हम नामांकन के लिए गए जी। एकदम कस के उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। पर हाँ, ऐसे में उसी जगह पर मेरे प्रधानमंत्री जी का आना और लिटरली भाई अब ये वही बातें हैं, जो हनुमान के लिए जो मुझे तंज कसे हाँ, जाते कैसे थे। जाते हैं? मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं उसका उत्तर दिया? उसको वैलिडेट किया हाँ। कि अगर ये इतनी भावना मेरे प्रति रखता है, तो क्यों रखता है? क्यों? क्योंकि मैं भी उसके प्रति उतनी भावना। उस दिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हाँ, प्रोटोकॉल तोड़ मन दिया। से इस बात तक को कह देना कि मैं आमतौर पर ये सारी बातें कहता नहीं हूँ, पर आज मैं कह रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे नहीं पता था कि वो पहले दिन से लोकसभा में मुझे नोटिस कर रहे हैं। ये मुझे भी उसी दिन पता चला। उस मन से कि मेरा पार्लियामेंट जाना और मेरा पहले ही सेशन में 100% मेरी अटेंडेंस थी। आप हाँ। लोकसभा का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे 100% मेरी अटेंडेंस थी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी ने नोटिस की। सबसे बड़ी बात जो मैं उनके लिए इतना सम्मान करता हूँ, एक एक बेटे की, और उन्होंने ज़िक्र किया भी हुँ। कि मैं तू तड़ाक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाँ, मैंने बेटे इसको वाला। बेटा माना। आते ही जैसे मेरे पिता मेरी चिंता करते हैं ना, जैसे ही उस दिन मंच पर आए, हुँ। अब ये ऑन रिकॉर्ड नहीं गया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हुँ। उन्होंने आते ही पहली चीज़ मुझसे क्या की, आपका गला कैसा है? हुँ। मैंने बोला सर गला भी बेहतर है। बोले कि नहीं, कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था हाँ। और उस इंटरव्यू में आपका गला बैठा हुआ था। सोचिए देश के प्रधानमंत्री मेरा इंटरव्यू देख रहे थे, मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात कि उन्होंने और इस बात को नोटिस किया कि उसमें मेरा गला भी बैठा हुआ है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी प्रधानमंत्री जी ने बीते वर्षों में की हैं मेरे लिए और ख़ास तौर पर मेरे पिता के जाने के बाद। इसीलिए वो सम्मान है, तो जब लोग ताने भी देते थे ना कि बड़ा हनुमान कहलाता है, है। मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री जी ने उन तमाम
तानों का जवाब भी उसमें। अच्छा, मैं भी थोड़ी सी लग्जरी ले लेता हूँ, मेरा आपके साथ भी बहुत अच्छा टर्म्स है। अ, आपकी एक कैंडिडेट खड़ी हुई है, मतलब को एक्ट्रेस रही है कंगना जी, जो कि मंडी से खड़ी है। मैं उस माइंडसेट को समझना चाहता हूँ। चिराग जी बहुत सीरियस रहते हैं। गट्टो की लहरी काफी उसको लेकर के भी आपको ट्रोल किया जाता है, सीरियस भी रहते हैं। आपकी कैंडिडेट के प्रति जिस प्रकार की बातें हुई, उनके पुराने आर्काइव्स से जो कि एक्टर का वो काम होता है, उस प्रकार की फोटो लेकर के जिस प्रकार की बातें की गई, हाउ यू सी दैट कि मतलब चिराग पासवान उसको कैसे देखते कि बुरा तो लगा होगा, एक को एक्ट्रेस भी रही है प्लस जिम्मेदारी दी है बीजेपी की तरफ से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सार्वजनिक जीवन में हमेशा भाषा की मर्यादा का मैं पक्षधर रहा हूँ। हम्म, आपके विपरीत मत किसी भी व्यक्ति या उसके व्यक्तित्व से भी हो सकते हैं। तो मैं इस बात को मैं पूर्णतः जायज़ मानता हूँ, कतई गलत नहीं है। आप उसके उनके सोच, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व, उनके बोल-चाल, रहन-सहन, हर चीज़ से आप असहमत हो सकते हैं। पर असहमति दर्ज कराने का कतई तरीका भाषा की मर्यादा को तोड़ना नहीं हो सकता है। हम्म, आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो सकता है, बट उसको भी मर्यादित शब्दों में रखा जा सकता है। और मैं मानता हूँ कि भाई कड़े से कड़ा विरोध आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं की खूबसूरती ही यही है, और मैं हर भाषा की बात कर रहा हूँ, हम्म, नॉट ओनली हिंदी। हाँ मैं हाँ, बिहारी हूँ, मैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, मैं कैसे? सब भाषा का। हम लोग का शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़े से कड़ा विरोध आप मर्यादित शब्दों में आप कर सकते हैं। जब वो मर्यादा टूटती है, तो वो ज़रूर आहत करती है। ऐसे में मैं हमेशा मर्यादित रहने का प्रयास करता हूँ भाई, क्योंकि हम वो लोग का मैंने नेचर देखा, है। आपने जमुई में भी एक प्रतिद्वंदी का रील लोग वायरल कर रहे थे, आपने मना मैंने किया मना दिस इज किया, नॉट गुड। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कई संख्या कम ज़्यादा डिबेटेबल हो सकती है, बट कई लोग ऐसे हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं। हम्म, और अगर आप उनके लिए अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे उदाहरण सेट नहीं करेंगे, हम्म। तो आप उस पीढ़ी की सोच को आप खराब कर रहे हैं। आपके आचरण से ही कई लोग सीखते हैं। हम्म, तो ऐसे में आपका आचरण हर समय मर्यादित होना चाहिए, ताकि जो उससे प्रेरणा ले रहा है, वो भी एक बेहतर इंसान बन मैंने सके। शो की शुरुआत में जय श्री राम बोला था। आज मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप ब्लंट हैं इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। इन लोगों को क्या ऑब्जेक्शन हो जाता है जय श्री, आप तो गए थे प्राण प्रतिष्ठा के समय भी वहाँ पे। ये जय श्री राम बोलना क्या बुरा है इस देश में? मतलब मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस गाँव ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ चिराग भैया, मतलब ऐसा है कि लोग बोलते भी हैं राम राम अभिषेक जी कैसे हैं, राम राम पंडित जी। तो आपको लगता है कि मतलब इसको अननेसेसरी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? जय श्री राम बोलना कैसे भाई, कम्युनल हो इसको सकता है? लगभग 70 सालों तक हुँ, पॉलिटिसाइज़ किया गया था। लोगों को डराया गया था हुँ, कि अगर आप जय श्री राम बोलोगे, या अगर आप सनातन धर्म पे आस्था रखोगे, तो आपके हक अधिकारों में कटौती की जाएगी। हुँ, ये शुद्ध तुष्टीकरण की राजनीति एक लंबे समय तक हुई है भारत में, और इस बात में कहीं कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में कि एक अपीज़मेंट पॉलिटिक्स का नैरेटिव लंबे समय तक, और उस वक़्त सत्ता में जो लोग थे, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक 55 साल हुँ, तक ऑन स्ट्रेच सरकार में ये लोग रहे। उसके बाद भी गाहे-बगाहे कई गठबंधन सरकारों का नेतृत्व कांग्रेस की सरकार ने किया, और कहीं न कहीं ये नैरेटिव सेट किया है कि भाई अगर आप राम की आराधना करेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। हुँ, एक दौर ऐसा था भाई, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। हुँ, लोग पूजा-पाठ करते थे, छुपाते थे, हुँ, बताते नहीं थे। हुँ। मंदिरों में जाते थे तो वो तस्वीरें कहीं जाए ना, इस बात का ध्यान रखा जाता था। मुझे अच्छा, मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत कम उन लोगों में से हूँ जो कि खुले मंच पर आकर हाँ, वो जब तो जब पूजा करता हूँ, उसकी तस्वीरें भी डालता हूँ। मेरे लिए वो आस्था का विषय है, बट मैं चाहता हूँ कि जितने आस्तिक नहीं, हैं। ये जो छुआ-छूत और इस पे आए हैं, मैं एक रोकूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करना। जीवन भर बाबा साहब जिस चीज़ के अगेंस्ट लड़ते रहे, वो मैंने हाजीपुर में देखा। और मैं आप जब जा रहे थे ना नॉमिनेशन के लिए, तो जब जिस मुस्लिम ने आपको शॉल पहनाया था, आपको ध्यान नहीं होगा, मैं कैमरा लेकर के उनसे बाइट ले रहा था। इनफैक्ट ध्यान तो होगा ही, आपने देखा होगा। पर मैंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर को आपने माल्यार्पण किया। क्या अभिषेक तिवारी या क्या चिराग पासवान या कोई भी, क्या अब संविधान हमें इजाजत नहीं देता कि हम माल्यार्पण करें बाबा साहब अम्बेडकर को, उनका सम्मान करें? और आप सोचिए कि उसे दूध से नहलाया गया। मैं जानना चाहता हूँ चिराग पासवान से, ये क्या, इसी के विरुद्ध तो बाबा साहब लड़ रहे थे। सोचिए, जो तथाकथित अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, उन्होंने कभी बाबा साहब की फिर सोच को ही नहीं समझा। बाबा साहब ने पूरा जीवन समर्पित किया अनटचेबिलिटी से लड़ते हुए, छुआ-छूत से के खिलाफ लड़ते हुए, ऐसी ही भावनाओं से
क्योंकि वो खुद इस भावना के शिकार वो रहे हैं कि कभी गाहे बगाहे मंदिर गए और मंदिर को धो दिया गया, मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। और ये हकीकत है हाँ, कि ये हुआ है। भारत की एक हकीकत है, एक दौर ऐसा था जहाँ पे इस तरीके की छुआ-छूत की भावना रखी जाती थी। देश की एक बड़ी हाँ, आबादी को गाँव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। पर जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ लड़ा और जिस व्यक्ति ने उनको आवाज़ दी, उनको बल देने का काम किया, आज उन्हीं की प्रतिमा के साथ आप वही आचरण कर रहे हैं। सोचिए क्या मानसिकता है इन लोगों की। बाबा साहब की आत्मा उस दिन कितनी तड़पी होगी जब उनकी प्रतिमा को दूध से नहलाया गया, क्योंकि इसी पाखंड के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे। तो ऐसे में जो लोग उनके नाम को भुनाने का प्रयास करते हैं, उन्होंने कभी बाबा साहब को समझा ही नहीं, उन्होंने कभी बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि पहले बाबा साहब को पढ़ें, तब ऐसे हरकतें करें। आप मुझे कहते हैं मैं फ्यूचर देखने वाला पत्रकार हूँ, तो एक मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ दर्शकों के आगे। आने वाले समय में आई कैन सी दैट जिस लाइन पे आप चल रहे हैं, 101 होने वाला है बिहार में। कहीं ना कहीं चिराग पासवान सेंटर में आ रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स के। मैंने एक चीज अभी जो मुंगेर लोकसभा में आपके प्रतिपक्ष के एक नेता है, उन्होंने कहा कि देख रहे हो वो सब एक हो गया है, तुम भी एक हो जाओ, विभाजन की राजनीति। लेकिन वैशाली में मतलब ये क्या है, मुंगेर में भूमिहार को गाली दे रहे हैं, वैशाली में भूमिहार को टिकट दे रहे हैं। तो कितना बंटवारे का राजनीति को आप देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं उसके बारे में सर? भाई देखिए, मेरे प्रदेश की ना सबसे बड़ी विडंबना ही ये रही है कि एक लंबे दौर तक यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ के नेताओं ने सिर्फ बांटने की राजनीति को साधने का काम किया है। आप बिहार में आप चले जाइए, आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, भूमिहार मिल जाएगा, राजपूत मिल जाएगा, आपको दलित मिल जाएगा, आपको महादलित मिल जाएगा, आपको पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, लव कुश कोरी कुर्मी सब मिल जाएंगे, पर बिहारी नहीं मिलेगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने इतना बांट दिया हम लोगों को, इतना बांट दिया। और ये बंटते 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 हम लोग कब बिहार की सोच को हम लोग छोड़ चुके हैं, ये हम ही लोगों को पता नहीं चला। आज मुझे बताइए ना भाई कि बिहारी कहाँ नहीं है आगे। आज देश चला रहा है बिहारी। एक दिन बिहारी अगर काम करना रुक जाए ना देश भर में, मतलब मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, बट मुझे गर्व है इस बात पर, शायद देश काम करना बंद हो जाएगा। ऐसे बिहारी रगों में बस गए हैं देश के कोने कोने में जाकर। आज आप मीडिया हाउसेस में चले जाइए भाई, आप मीडिया हाउसेस बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में आपको बिहारी मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेस में सीईओ सीएफओज आपको बिहारी मिल जाएंगे। आपको मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में एचओडीज आपको बिहारी मिल जाएंगे। नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आपको बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? कारण इसका यही है ना, बांटने की राजनीति। और लोगों को सूट करती है बांटने की राजनीति। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। कुछ लोग हैं जो कि बड़े गर्व के साथ जातीयता और सांप्रदायिकता को आधार बनाकर अपना एमवाई समीकरण बोलते हैं। भाई मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, और जो कि इस बार मैंने प्रत्याशियों की सूची में दर्शाया है। कहने के लिए मेरा महिला और युवा का मेरा भी समीकरण है। मात्र 5 सीटें थी, उनमें से 4 युवा। मैं सिर्फ युवा बिहारी अपने आप को कहता ही नहीं, बट ये वो युवा सोच है जो सामने आनी जरूरी है। कल को जब मेरे ये चारों युवा साथी जब जाएंगे और सदन में अपनी बातों को रखेंगे, चारों के चारों आर्टिकुलेट हैं, चारों के चारों अच्छा बोलते हैं, जब ये जाएंगे तो बिहार की वो अपराध और भ्रष्टाचार की जो छवि है, उस छवि को हम लोग दूर करेंगे। 5 में से 2 महिलाओं को मैंने टिकट दिया। तो ये वो सोच है जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जो बांटने की राजनीति है उसको अब समाप्त होने की। मैं आपके सीरियस व्यक्तित्व का भी एक्सपोज करने वाला हूँ, बुरा मत मानिएगा। चिराग पासवान को क्या जरूरत थी बिहार आने की? चिराग पासवान अच्छा कमा रहा था, हीरो बन गया था, मतलब छोड़ देते आप भी बिहारियों को। मतलब होते हैं ना आईएएस आईपीएस बनते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, बिहार जिस हाल में जी रहा है जीने दो। चिराग पासवान को पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत? भाई पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि हीरो बन गया था। ताने देते हो मुझे मेरी इस फिल्म के लिए। हैविंग सेड दैट, यस, आई मीन वो एक ऐसा माहौल था जहां पे अगर मैं 2 4 5 साल और मेहनत करता तो संभवतः एक डिसेंट नाम कहीं ना कहीं बन जाता ना। तो ऐसे में बढ़ा मेरा कारण राजनीति में आने का, और खास तौर पर बिहार में आने का। मैं अगर राजनीति में आना भी चाहता तो मैं केंद्र की राजनीति करता, उसी में अपना लगा रहता। मुंबई में जब मैं काम कर रहा था भाई, मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर से इस बात को अनुभव किया किस तरीके से बिहारियों को वहां पे अपमानित किया जाता है। कुछ क्षेत्रीय दल थे वहां पे, हैं वहां पे ऐसे जिनकी राजनीति ही सिर्फ उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही है, और तो और बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। वो तो दिल्ली में भी दिखता है। बिल्कुल, और मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था भाई कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, बिहार में मैंने काम किया है, मेरी जो पहचान है, मैं किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को मैं नहीं देखता।
कि वो अपनी पहचान से शर्मिंदा हो। कोई पंजाब का होगा, घर से बोलेगा मैं पंजाबी हूँ, बंगाल का बोलता है बंगाली, महाराष्ट्र वाले तो अपनी मराठा प्राइड पे सबसे ज्यादा घमंड करते हैं। ऐसे में एक बिहारी अपनी पहचान छुपाता है। मैं अभी भी कभी दूसरे राज्यों में जब कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, वहां पर बच्चे कान में आके मेरे बोलते हैं कि भैया हम भी बिहारी हैं, मेरे साथ भी होता है। हाँ भाई, तुम गर्व से बोलो। नहीं, हम यहाँ पे किसी को बताए नहीं है। क्यों नहीं बताए? क्योंकि उनको शर्म आ रही थी ये बताने में। इसीलिए भाई मैंने सबसे पहले तो अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने नाम के आगे बिहारी जोड़ा। बिहारी मैं अपने आप को हर मन से मैं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहारी होने पर हर कोई घमंड करे, अभिमान करे कि मैं बिहारी हूँ। पर ये अभिमान आपका तब समाप्त होता है जब दूसरे राज्यों में आपको अपमानित किया जाता है और उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। यही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच है, जिसको मैं लेकर आगे आया हूँ। दूसरे राज्यों में भी बिहारियों को सम्मान मिले, पर पहली बात दूसरे राज्य कोई बिहारी जाए ही नहीं। ये वो सुख सुविधा हमारे प्रदेश में होनी चाहिए। 90 का दशक कोई नहीं भूल सकता, जब ये लोग राजद कांग्रेस के लोग लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये मतलब मैं समझना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे इस मामले में आपने ज्यादा देखा होगा क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उम्र भी कि हाँ, ये तो थोड़ा बहुत हम लोग आसपास मान सकते हैं, इतना तो आप बुजुर्ग तो नहीं दिखते। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या माइंडसेट रहा होगा जहाँ पूरा इंडिया चल रहा था लिबरलाइजेशन के दौर में, फैक्ट्री आ रही थी, सब कुछ हो रहा था और यहाँ लाठी पिलाया जा रहा था, दूसरे जाति को मारा जा रहा था। मतलब आपने सोचा कभी कि मतलब क्या कारण रहा होगा उसका? सिर्फ पॉलिटिक्स या फिर कुछ और भी था? सोचिए भाई, वो 90 का दशक जब मार्केट्स को ओपन कर दिए गए थे, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी, क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी, तमाम बड़ी नीतियों पे काम हो रहा था। और उस वक्त बिहार हम लोग का क्या कर रहा था? लाठी में तेल पिलाने का काम कर रहा था। बिहार में उस वक्त क्या हो रहा था? नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम किया जा रहा था। बिहार को गरीब, बिहार को अशिक्षित बनाए रखा गया एक सुनियोजित रणनीति के तहत कि अगर बिहारी पढ़ लिख जाएगा, अगर बिहारी जागरूक हो जाएगा तो इनका वोट बैंक नहीं बन के रहेगा। और ये राजद के नेतृत्व के द्वारा ये सोची समझी रणनीति पे कार्य किया गया। ऐसे में जो समर्थ, सक्षम, जानकार बिहारी थे वो बिहार से निकल गया। और आज देख लीजिए, दूसरे राज्यों में जाकर कोई व्यवसायी बना, यहाँ पे जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा था, और दूसरे राज्यों में जाकर 50-100 आदमी को रोजगार देने के काबिल बना, एंटरप्रेन्योर बन गया वो, बट अपने प्रदेश में कुछ नहीं कर पाया। तो ये वो 90 का दशक है। महिलाओं को ऐसे प्रताड़ित किया गया कि आज तक महिलाएं घूंघट में रहती हैं। घर से बाहर निकलने से उनको डराया गया। तो जिस जंगल राज का हम लोग जिक्र करते हैं, वो जंगल राज मेरी उम्र तक के हर युवा ने, शायद मेरी बात की पीढ़ी जेन ज़ी शायद नहीं समझ पाएगी कि वो हम 90s वाले तो देखे, बट हम 90s, मैं तो 80s वाला हूँ। ये बार नहीं, 80s वाला तो मैं भी हूँ। तो हम 80s वाले डेफिनेटली, उससे पहले की जितनी पीढ़ी है सबने अनुभव तो किया है। तो इसीलिए बिहार को अब बदलना जरूरी है। चिराग सर, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख नौकरी की बात हो रही है, आपको लगता है कि इतना नौकरी मिल पाएगा बिहार में, या क्या देखते हैं इस बारे में? भाई, नौकरी से ज्यादा इतना जमीन मिल पाएगा क्या बिहार में? अभी जैसा मैंने जिक्र किया कि ये लोग नौकरी के बदले जमीन रखवाने का लोग काम करते हैं, तो बिहार में क्या इतनी जमीन है कि 10 लाख लोगों की जमीन लेना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम। उसके लिए भी मेरे छोटे भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जब जमीन लिखवा पाएंगे तो संभवतः फिर नौकरी देने का सोचेंगे। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन एक प्रॉमिस और लेना है आपसे। 4 तारीख को जब इलेक्शन रिजल्ट होगा तो गट्टू की लड़ी पे डांस करेंगे हमारी टीम के साथ। नहीं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ सर, वो वास्तव में इतना अच्छा गाना है कि हम सबने शादी ब्याह में उस पर डांस किया। सर, बुराई क्या है इसमें? आर्ट इज आर्ट। प्राइस जो मुझे दिया जाता है बट इतना जरूर है, 4 तारीख को इससे ज्यादा खुशी के माहौल में हम लोग मिलेंगे जब बिहार की 40 की 40 और देश में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 400 पार हम लोग करेंगे। आप लोग को गारंटी है 400 जा रहे हैं? पूरा विश्वास। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।